जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी बाय आबिद सर में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था और आज उस क्लास का पार्ट 2 है। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा है उसको पढ़ने के तरीके पर हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब ये भारत से पास ऑन होती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वहां काम कर रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, ये हमने जानने की कोशिश की थी। और इसको हमने बड़े बारीकी से हर स्टेट के माध्यम से हमने इसको स्टडी किया था, समझा था। यानी गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, इस तरह से हम मिजोरम तक चले गए थे और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ब्लू माउंटेन पर वो एंड हो जाती है। उसके बाद वो म्यांमार में एंटर हो जाती है, वो आगे की बात है। फिर हमने देखा था कि आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत के 5 राज्यों से पास ऑन होता है, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफिकल लोकेशन से भौगोलिक स्थितियां हैं वहां से पास ऑन होता है। उसमें हमने हंसदेव का जंगल भी देखा था। और 2015 में जो पीटी हुआ था यूपीएससी का, उसमें दंडकार्य पूछा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बेसिकली पार्ट है ये। तो पूछा गया था, तो ऐसे ही लोकेशंस आती है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसी आधार पर हमें देखने में आता है कि लोकेशन क्या है, मैप क्या है। और ऐसा ही ऑप्शनल में होता है। जब ऑप्शनल का जो पेपर सेकंड होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो मैप बेस्ड ही होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 लोकेशंस दी जाती हैं और आपको प्लॉट करनी होती है पर्टिकुलर लोकेशंस पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पिछली वाली क्लास थी। जिसने ये क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है और समझ सकता है कि क्या क्या इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात करी थी इंडियन बाउंड्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि भारत एक भौगोलिक विशाल स्थिति रखता है दक्षिण एशिया में, जिसकी लगभग लगभग 22,000 से ज्यादा 22,000 से 22,000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि अगर भूमि लैंड बाउंड्रीज की बात करेंगे तो ये 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा बनाता है। और ये करीब करीब 7,500 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। हमने ये डिस्कशन किया था कि भारत के करीब करीब 16 राज्य, ठीक है, भारत की करीब करीब 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। और ये स्थलीय सीमा कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ लगभग लगभग 33-23 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ कहा जाता है 99 किलोमीटर, कोई कहता है 89 किलोमीटर, कोई कहता है 101 किलोमीटर, वेरी करता है। चाइना के साथ मोर देन 3900 किलोमीटर, लेकिन आप अगर जनरली कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है 3488 या 3490 किलोमीटर के आसपास सीमा रेखा बनाता है। वैसा ही नेपाल है, करीब करीब 1750 किलोमीटर, यानी कि 1750 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो हम देखते हैं नेपाल के साथ बनाई जाती है। इसके अलावा करीब करीब 699 किलोमीटर की सीमा रेखा भूटान के साथ भी बनाई जाती है। यह भारत बनाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो म्यांमार है वही भारत का करीब करीब 1650 किलोमीटर। इस बहुत सी किताबों में जो लिखा हुआ है वो 1640 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है, वेरी करता है। तो मैं इसको राउंड फिगर में ले रहा हूँ। ठीक है, 1650 किलोमीटर करीब करीब सीमा रेखा बनाता है। और इसके बाद आता है बांग्लादेश, जो अभी हाल ही में चर्चा में है। ये करीब करीब, इसका तो एग्जैक्ट हम लिखेंगे, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इनको पढ़ने का तरीका हम थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ से और कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकाले जा सकते हैं। जैसे हमने बात करने की कोशिश की थी कि हम इसमें हिल्स, कोई पहाड़ी है या कोई चोटी है या कोई दर्रा है या कोई मैदानी भाग है या कोई घाटी है, झील है या कोई गॉर्ज है, इसके आधार पर पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो इंडिया है और जो बांग्लादेश है, या इंडिया है म्यांमार है, इंडिया भूटान है, इंडिया नेपाल है, इनके बीच में कौन सी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। यानी कि हम इस पे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट्स दो तरह के हैं, एक तो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं, और एक है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो भविष्य में तैयार हो जाएंगे, जिनकी संभावना ज्यादा है। तो दोनों तरह से बात करेंगे। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हाल ही में बहुत सारे देश, खासकर इसमें एक तो चाइना ले लीजिए आप, एक नेपाल ले लीजिए, एक बांग्लादेश ले लीजिए, एक म्यांमार ले लीजिए, एक पाकिस्तान ले लीजिए, इन सारे देशों के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए चर्चा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम काफी, ठीक है, अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहली हेडिंग होगी आपकी बांग्लादेश। मैं चाहता हूं कि आप सभी हेडिंग बना लीजिए, ठीक है, हेडिंग बना लीजिए बहुत सारे बच्चे, ताकि मैं इसको मिटा देता हूँ।
अगर जिसने नहीं बनाया है वो सब इसको बना लीजिए ताकि मैं इसको फिर से आगे बढ़ा सकूं। रेड कलर सभी को दिख रहा है? मैं बीएनजी लिख देता हूँ, ठीक है, बांग्लादेश की जगह। ये फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए आप। लिखना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। यस, बच्चों एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए। यस बोल देना मुझे। भारत के साथ, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश। India with largest boundary of a state, Bangladesh. Yes. Bangladesh makes the longest boundary with India. Bangladesh makes longest boundary with India. Erstwhile, it was called Red Cliff.
अतीत में इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता था? कौन सी रेखा सर? रेड क्लिफ। रेड क्लिप, ओके। हाँ, कहा जाता था। ठीक है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। 5 United States makes boundary with Bangladesh. With Bangladesh. आगे ब्रैकेट बना के लिखेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नंबर 1 पश्चिम बंगाल। नंबर 1 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑलमोस्ट 2217 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर। नंबर 2 असम 262 किलोमीटर। 262 किलोमीटर। नंबर 3 त्रिपुरा। नंबर 3 त्रिपुरा, सॉरी मेघालय लिखना, मेघालय। नंबर 3 मेघालय 443 किलोमीटर। नंबर 4 त्रिपुरा 856 किलोमीटर। मिजोरम 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट बंगाल। ध्यान से देखना, ये जो आप, ठीक है, पर्टिकुलर माउथ ऑफ मेघना गंगा देख रहे हैं, जो कि एक डेल्टा बना रहा है, जिसको जनरली हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। इसका बहुत सारा पार्ट आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी शामिल है। किसमें शामिल है? पश्चिम बंगाल में भी शामिल है। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टॉप ऑफ द बॉर्डर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये 2217 किलोमीटर का जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मुर्शिदाबाद से लेके जो जलपाईगुड़ी है, टॉप एकदम नॉर्थ पे जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्रिएट करता है। दूसरा है असम। असम में आप धुबरी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। ठीक है, असम का जो शहर है एक धुबरी, वो बांग्लादेश के बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी धुबरी से होकर बांग्लादेश में एंटर होती है, और इसी धुबरी से थोड़ा सा आगे जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, जो तिस्ता सहायक नदी है, वो बिल्कुल धुबरी, या कह सकते हैं धुबरी से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तभी ये आके मिल जाती है। इसके मिलने से ही ये जमुना कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। 2015 या 16 का पीटी का पेपर है, जिसमें ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और आंसर था कामेंग। तो कामेंग, सुबहानसरी, जलढाका, तिस्ता, रेडेक, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं और आपके यूटी में पूछी जा चुकी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने देखा असम का जो धुबरी वाला एरिया है, वो कैसे ब्रह्मपुत्र नदी पास होती है, फिर वो जैसे एंटर होता है, तो उसका लोकेशन भी हमें आइडेंटिफाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं मेघालय में। अगर मेघालय को आप ध्यान से देखेंगे तो अक्सर आपने एक नाम सुना होगा, सिलहट, एक शहर है बांग्लादेश का। और भारत के कुछ शहर के नाम आपने सुने होंगे, जिसमें जिसे जनरली पहाड़ी के नाम आपने भी सुने होंगे, गारो, खासी, जयंतिया। आई एम श्योर ये नाम सुने होंगे आपने, गारो, खासी, जयंतिया। सर आसाम की 3 ये ट्राइब्स है ना? ये मेघालय में है। ठीक है, ये मेघालय में है। ओके सर। गारो, तो ट्राइब खासी, कहलाती सर ये जयंतिया। मेथी, खासो, मेथी और जैंतिया, 3। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये 3 चोटियां भी कह लीजिए, जनजातियां भी कह लीजिए। और इनमें मेथी जो सर? खासी है, मेथी, मेथी भी है मिकिर, ना? मिकिर, मिकिर, मिकेर। वो बांग्लादेश में है। मिकिर और बरेल वो बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन है, वो आगे चला जाएगा। जैसे मेघालय है, इसी के एक्सटेंशन से आगे मिकिर और बरेल पहुंच जाता है। ठीक।
पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद इसको भी। तो ये जो दो तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इसमें जो खासी है जो बीच में है, जो जनरली चेरापूंजी और मोहसिन राम जैसे शहरों के लिए जानी जाती है। कोई मुझे बता सकता है मोहसिन राम वगैरह चेरापूंजी किस लिए जाने जाते हैं? सर यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है वर्ल्ड के। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। यहाँ वर्षा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होती है। चेरापूंजी मोहसिन राम दोनों में रेस लगा होता कौन किसको बीट करेगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बांग्लादेश के एग्जैक्टली बॉर्डर पर ये स्थित है। ये एरिया बहुत ज्यादा हाईली, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया है। तो यहाँ आजादी के समय से अब तक का डिमार्केशन नहीं हो पाया है। डिमार्केशन मतलब होता है सीमा का निर्धारण न करना। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है, तो सिलहट पे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा आता है। ठीक है, क्या आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक बहुत मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है पश्चिम बंगाल के बाद। तो त्रिपुरा में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जैसे अगरतला। अगरतला का नाम सुना है आपने? मुझे बता दो अगरतला के बारे में। Yes, यस, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ठीक है। अब एग्जैक्टली exactly अगर आप मैप को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही स्थित है अगरतला। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताइए हमें अगरतला का, तो जी बॉर्डर पर है, बात खत्म हो जाती है। ठीक। अब जैसे ही आप त्रिपुरा से, ठीक है, जैसे ही त्रिपुरा से फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगरतला है, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइन पूरी जीरो लाइन है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा पड़ जाता है मिजोरम। तो सरपिच के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सरपिच यानी कि जो भी मिजोरम में पड़ता है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ चटगांव आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको कोक्स बाजार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कोक्स बाजार। तो ये इस चीज को आप देखेंगे, ये बहुत फेमस है कोक्स बाजार और चटगांव। आजाद इतिहास में, मतलब आजादी के इतिहास में आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, चटगांव में और कोक्स बाजार के अंदर। और हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है या रोहिंग्याओं का आना जाना हुआ है। ठीक है, रोहिंग्या, जानते ना रोहिंग्या के बारे में? Yes, रोहिंग्या क्राइसिस। ऐसा कहा जाता है करीब करीब बांग्लादेश के अंदर 11 मिलियन रोहिंग्या रहते हैं। 11 मिलियन, करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। अब इस वाले चीजों को ध्यान से देखिए, म्यांमार वाला जो पार्ट लग रहा है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ये अराकान योमा है। क्या है? अराकान योमा माउंटेन या अराकान योमा माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस रेंज को ध्यान से देखने को पता चलता है कि ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला खाली एरिया, ये रखाइन प्रांत है। कौन सा है? रखाइन प्रांत। तो जो रोहिंग्याज रहते हैं पर्टिकुलर, तो ध्यान से देखना, कॉक्स बाजार के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में रहते हैं। कि ये चीज याद रखना, ये कोलोकेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, कि जो आप देखेंगे रोहिंग्या का जो हैवी जो निवास स्थान है वो रखाइन प्रांत है। और रखाइन प्रांत जो है एग्जैक्ट जो म्यांमार है उससे अराकान योमा से वो अलग हो जाता है। तो इनका रहना सहना खाना पीना बिल्कुल बांग्लादेशी जैसा है, बंगालियों जैसा है। ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ठीक है, जब वो आर्मी का वहां कुछ हुआ था, तनाव हुआ था, गृह युद्ध की स्थिति आई थी, तो ये हिस्सा काफी बड़ा बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हुआ था। वो कभी और आगे हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिख लो इसके नीचे। ये सीमा रेखा विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसके नीचे नोट बनाइए। नोट, कुछ इस तरह से नोट बनाना, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस लगे हाथ। नोट बना लेना, एक नोट। पहला पॉइंट बना के लिखना, भारत और बांग्लादेश सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ आर मेंबर ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक। नंबर 2, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बांग्लादेश के या बांग्लादेश की सीमा रेखा पर स्थित है। कैपिटल ऑफ अगरतला लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट लाइन, मौसिनराम एंड चेरापूंजी both are very close to the border of Bangladesh। मौसिनराम और चेरापूंजी बांग्लादेश की सीमा रेखा के
नजदीक स्थित है। नेक्स्ट, असम का धुबरी शहर, असम का धुबरी शहर बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। असम का धुबरी शहर बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी होकर बांग्लादेश जाती है। धुबरी इज द बॉर्डर सिटी। एग्जैक्टली, आखिर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे भाषण चार द्वीप, भाषण चार द्वीप मेघना के, मेघना के मुख पर स्थित है। भाषण चार द्वीप मेघना के मुख पर स्थित है। ये द्वीप, ये द्वीप रोहिंग्या निवासियों के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप रोहिंग्या निवासियों के लिए प्रसिद्ध है। अमन, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बता दूं कि ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है मुझे? दिखाई दे रहा है सभी को? यस, यस सर। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्टिकुलर एरिया, यही है भाषण चार। तो कल को अगर एग्जाम में आ जाता है कि भाषण चार जो द्वीप है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या लिखेंगे? रोहिंग्या। जब यहां से, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पलायन किया, तो बांग्लादेश ने इसी द्वीप पर, ठीक है, उन सभी रोहिंग्या को रहने की इजाजत दी थी। बात समझ में आ रही है? तो ये कहां पर आपको मिलेगा? माउथ ऑफ मेघना, गंगा के पास मिल जाएगा, है ना। अगला पॉइंट बना के लिखिए। कॉक्स बाजार और चटगांव जैसे शहर, कॉक्स बाजार और चटगांव जैसे शहर मेघना के मुख पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के और लिखेंगे, भारत, ठीक है, मतलब चटगांव एंड कॉक्स बाजार इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ मेघना और गंगा रिवर। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत बांग्लादेश के बीच लगभग, भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 54 नदियां बहती हैं, जिस पर केवल, जिस पर केवल गंगा और कुशियारा नदी पर संधि हो पाई है। देयर आर 54 rivers flow between Ganga, I mean Bangladesh and India. There are 54 rivers flow between Bangladesh and India. Only two rivers has been signed. Number one, Ganga has been signed. Number one, Ganga River Pact. Number two, Kushiara River Pact. Ganga River Pact and Kushiara River Pact. आगे लिखेंगे आप, बांग्लादेश भारत का दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश is the largest trade partner of India in South Asia. In South Asia. हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। ये रेलवे लाइन
चिल्हटी से हल्दीबाड़ी, हल्दीबाड़ी के बीच चलाई गई है, हल्दीबाड़ी के बीच चलाई गई है। इसके अलावा, इसके अलावा मैत्री और बंधन एक्सप्रेस भी चलाए गए हैं। इंग्लिश में बोले आप। एक बार फिर से रिकॉल करना सर, इसके अलावा। इसके अलावा मैत्री और बंधन जैसी ट्रेन भी चलाई गई हैं। रिसेंटली, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश इंट्रोड्यूस्ड a railway link from Chilhati to Haldibara. Besides these, Maitri and Bandhan Express, besides these, Maitri and Bandhan Express is running between two countries. एक लिखेंगे अगरतला अखोरा railway link also running between them, अगरतला एंड अखोरा रेलवे लिंक अभी हाल ही में, ठीक है, ये चर्चा में है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक लिखेंगे कमलापुर, कमलापुर या कमला सागर और तारापुर। नेक्स्ट लिखेंगे कमला सागर, कमला सागर और तारापुर बॉर्डर हाट, ठीक है। कमला सागर तारापुर बॉर्डर हाट, ये भी बहुत चर्चा में है, ठीक है, इसे भी लिखेंगे। ये भी त्रिपुरा में है, ठीक है, त्रिपुरा में सेटअप किया गया है कमला सागर तारापुर बॉर्डर हाट, ये त्रिपुरा में लगाया गया है, ठीक है, काफी चर्चा में आने वाला है, इसके लोकेशन के आधार पर इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो हाल ही में जैसे अभी आपने शुरुआत में देखा कि बांग्लादेश बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, और वहां की जो प्रधानमंत्री थी वो देश छोड़ के भाग गई, फिर वहां की उसने प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया, अभी फिलहाल आर्मी वहां कंट्रोल कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, यह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार का भी रहा है। अभी हाल ही में या कुछ समय पहले जो रूपनगर, ठीक है, या कहें रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो भारत और रशिया की सहायता से वहां लगाया जा रहा था, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भी ये धर्मेट का है। इसके अलावा साथ ही साथ चाइना ने जो सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां बन रहा है, ठीक है, उसको बनाने की जिम्मेदारी अकेले ने ली है। तो ये भी एक क्वेश्चन, बिगेस्ट थ्रेड अपने लिए आ गया है कि भाई हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये आगे की बातें हैं और चलती रहेंगी, इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसा भी तो हम नहीं कह सकते, तो यहाँ हमें मंथन भी करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट फटाफट बना के लिखो, भारत और रशिया की सहायता से, भारत और रशिया की सहायता से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है, लिख लिया। The Rupur nuclear power plant was started by with the help of India and Russia. ठीक है। मेजर चैलेंजेस, वर्तमान चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस एंड वर्तमान चुनौतियां। पहला नंबर 1 लिखेंगे आप इसमें, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा अभी भी एक अहम मुद्दा है। The border demarcation is still inefficient and is a major challenge.
border demarcation is inefficient and major challenge. Number one, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए ये वाला, ये जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीज सभी देख रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्टिकुलर एरिया है, कोई मुझे बता सकता है इसे क्या कहा जाता है? चिकन नेक। क्या कहा जाता है? चिकन नेक। इस जगह कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो हाल ही में बिगेस्ट थ्रेट बनकर उभरे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो अगर ये वेल डिमार्केशन बॉर्डर होता तो डेफिनेटली जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और जो ये असम, मेघालय और त्रिपुरा का जो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, जहां डिमार्केशन संभव नहीं है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसको रोका जा सकता था। अब मेजर थ्रेट यही है कि इन पर्वत पहाड़ियों का कैसे डिमार्केशन किया जाएगा, और इसी के सारे इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो एक मेजर चैलेंजेस बना हुआ है। अभी जो मेजर चैलेंजेस हैं और यहाँ कौन से मिलिटेंट आउटफिट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट आउटफिट्स ग्रुप्स, ठीक है, उन ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि बॉर्डर डिमार्केशन इज इनएफिशिएंट एंड इज अ मेजर चैलेंज। उस मेजर चैलेंज के पीछे की वजह यह है कि देर आर नंबर ऑफ आउटफिट ग्रुप्स, देर आर नंबर ऑफ आउटफिट ग्रुप्स। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक भारत का राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार। नाम सुना है म्यांमार? अभी सॉरी, मणिपुर एक भारत का, ठीक है, राज्य है मणिपुर। मणिपुर हाल ही में काफी जो संघर्ष है, जो हिंसा है, वहां पर अभी हाल ही में हो रही है। वहां कुकी और मैतेई दो समुदाय हैं, और आप देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ आउटफिट ग्रुप्स, उनके पास हथियार भी हैं, ठीक है, और वो चार्ज ले रहे हैं वहां, ठीक है, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो इनफिल्ट्रेट करते हैं, जो बीएसएफ के लिए, ठीक है, या कहें एसएसबी के लिए, खासकर सशस्त्र सीमा जो बल है, ठीक है, उसके लिए काफी बड़ा, ठीक है, एक सबक है जो इसको कैसे रोका जाए। तो उसी में हम नाम लिख लेते हैं, प्लीज एक नाम लिख लेना इसके नीचे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ना क्या नाम लिखा आपने? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम लिख लिया? यूनाइटेड लिबरेशन, एक को लिखना नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और ये चर्चा में था बोडोलैंड, ध्यान रखना, ठीक है, हाल ही में चर्चा में था बोडोलैंड, ठीक है। एक को लिखना लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा लिख लिया, लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रंट्स जो काम कर रहे हैं, एक तो असम का है, और एक बोडोलैंड का है, और एक त्रिपुरा का है। तो दीज आर मेजर थ्री फ्रंट्स वर्किंग, ठीक है, अराउंड द बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ इंडियन बांग्लादेश। तो इससे काफी सारा प्रॉब्लम्स होती है कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे कंप्लीट नहीं किया जाए, ठीक है। अब उसमें यह भी था कि हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा तख्ता पलट हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। तो जिसे बेसिकली ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, ठीक है, कि भाई इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमने देखा था 1971 का जब वॉर हुआ था, तो उसमें हमने कुछ ही दिनों के, 15 दिन के अंदर का वॉर था, उसमें नया राष्ट्र दुनिया के पटल पे लाकर रख दिया था हमने। दैट वाज द पावर ऑफ इंडियन आर्मी, कि केवल 15 दिनों के अंदर ही एक दुनिया के पटल पे नया राष्ट्र था, जिसको भी पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको बांग्लादेश बना दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि जो हमें खबर ही नहीं लगी, यहाँ पर इतना टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था, और हमने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। अब खबरें निकल के आएंगी कि भाई अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है, चाइना ने किया है, दुनिया भर की खबरें निकल कर आएंगी, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे थे? हमने ये टेंशन, ये टसल क्यों नहीं रोकने दिया? बड़े इश्यूज हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ये वाली? हम्म, यस सर। ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि सिलहट को देखोगे तो सिलहट और गारो खासी जेंते वाला जो पार्टिकुलर एरिया है, ये काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। यहाँ भी थोड़ा बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, ये ओवरलैपिंग वाले एरियाज हैं, यहाँ पर अभी भी, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मुर्शिदाबाद और राजश्री जो डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद बंगाल वाला और बांग्लादेश वाला राशिदा, ठीक है, राजश्री डिस्ट्रिक्ट जो है, उनके बीच में भी हल्का फुल्का एरिया का ओवरलैपिंग है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें,
ओवरऑल हम देखें, ये पूरा का पूरा पार्टिकुलर एरिया है, 4000 से ज्यादा किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, ये पीसफुली को एग्जिस्ट करती है। ये पीसफुली को एग्जिस्ट करती है, यहाँ से घबराने वाली या फिर कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अतीत में जिसको रेडिकली कहा जाता था, वर्तमान में भी कोई भी सीमा रेखा का नाम नहीं है, लेकिन अभी ये फिलहाल पीसफुली रन कर रही है। क्या कर रही है? पीसफुली रन कर रही है। तो हमें यहाँ घबराने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो सीमा रेखा है ये अलर्ट मोड पर है, बिल्कुल अलर्ट मोड। इसको काफी, ठीक है, हमें सावधानी से लेना पड़ेगा। बात समझ में लगे हाथ? म्यांमार को भी देख लेते हैं। आप ये जो आपने मैप बनाया है, ठीक है, ये मैप जो बनाया है, इस मैप को दोबारा से बना लीजिए आप, ठीक है, या फिर इसी में लिख लेते हैं थोड़ा, ताकि म्यांमार का भी डिफरेंस क्लियर हो जाए। बात समझ आ गई है? हम्म। Yes, yes, हेलो नितिन। ठीक है नितिन, yes, ध्यान से देखना, अमन और किरण। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाने वाला, ठीक है, एरिया। इस एरिया को कई आधार पे आप समझ सकते हैं। कैसे? पहला जो आप ऊपर का लाल रंग साफ दिख रहा है बोर्ड पे, yes, ये sir, रेड कलर का जो मार्कर है वो साफ दिख रहा है, इसे चेंज करूं? दिख रहा है सर। बराबर सभी को दिख रहा है ना प्रॉपरली? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, या कभी इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। गेटिंग माय पॉइंट? इसके नीचे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है नागालैंड का। कौन सा हिस्सा है? नागालैंड का। इसके नीचे वाला हिस्सा है मणिपुर का, और ये हिस्सा आ जाता है मिजोरम का। यानी कि हम ध्यान से देखें तो पता चलता है, एक दो तीन चार, चार राज्य भारत के म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पार्टिकुलर पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया एक तो बहुत सारी चोटियों से घिरा हुआ है, बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। वो पहाड़ी कौन कौन सी हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अंडरस्टिमेट करें या देखें, स्टडी करें, तो पता चलता है सबसे टॉप पर आपको एक, ठीक है, हिल दिखाई देगी जिसे पटकाई बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? पटकाई बूम। और ये आपको एपी में नजर आएगा। उसके बाद नीचे आता है नागा हिल। क्या आता है? नागा हिल्स। नागा हिल्स के नीचे आएगा मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स, ये मणिपुर हिल्स कई सारे नामों से जानी जाती है, उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नीचे आता है मिजो हिल्स। क्या आता है? मिजो हिल्स। इसको जनरली हम ब्लू हिल्स या ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास ये नॉर्थ वाला पॉइंट है और ये साउथ वाला पॉइंट है। अगर हम इन सारी की सारी हिल्स को इस हाईली थिकली फॉरेस्ट एरिया में डिप्लॉय कर दें, तो पता चलता है कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पटकाई बूम, थोड़ा मैं इंक डाल दूं जरा मार के उसमें, एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा मैं इंक डाल देता हूं इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखना, ये जो मणिपुर हिल है, इसको लेमेतोल रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमेतोल रेंज, या इसको ईस्ट मणिपुर रेंज के नाम से भी जानते हैं। अगर ये सारी की सारी हिल्स यहां पर अगर स्थापित कर दी जाएं, ठीक है, यहां पर, तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी की सारी हिल्स जो है भारत की तरफ है। किसकी तरफ है? भारत की तरफ। लेकिन इनमें सब एक कॉमन चीज है। वो बड़ी कॉमन चीज ये है कि सारी की सारी जो हिल्स हैं, जो मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा रेखा बना रही हैं, दरअसल इनको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। अब यहां आप देखेंगे, मिजोरम जैसे आते हैं तो मिजोरम के नीचे वाला हिस्सा जो देखेंगे, यहां पर आपको मिजो हिल्स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मिजो हिल्स। इसी मिजो हिल्स से ही जस्ट नीचे दक्षिण में आप देखेंगे अराकान योमा स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? अराकान योमा।
तो अराकान योमा के इस साइड और अराकान योमा के इस साइड आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी देखेंगे। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा बता देता हूं कि आपने म्यांमार की फेमस रिवर का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं इरावदी। नाम सुना है? इरावदी रिवर। ठीक है। बिल्कुल अराकान योमा के पूर्व में, और जो शान प्लेट्यू है, जो शान पठार है, उसके पश्चिम में ये नदी बहती है। इसे गंगा कहते हैं म्यांमार की। और इसकी कई कई सारी सहायक नदियां मिजो हिल से, मणिपुर हिल से, नागा हिल से, पटकाई बूम से आकर इसके अंदर मिल जाती हैं। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते हैं। सभी ने बना लिया ये वाला? यस सर। ठीक है, पहला पॉइंट बना के लिखो फटाफट। भारत म्यांमार सीमा रेखा घने जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इंडिया म्यांमार बाउंड्री passes through highly thick forest and hill areas या hilly areas। सर एक बार फिर बताइए। इंडियन या इंडिया म्यांमार बाउंड्री passes through highly thick forest and hilly areas। इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे। देर आर नंबर ऑफ पूर्वांचल हिल्स। देर आर number of पूर्वांचल hills which are located on the border of Myanmar। अमन, नितिन, किरण, आप इनको उत्तर से दक्षिण लिख लेंगे। ये सर इनको उत्तर से दक्षिण ये पूरा सेम टू सेम लिखना है सर। बिल्कुल सेम टू सेम लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपको यूपीएससी दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा कि उत्तर से दक्षिण लगाइए। दीज आर और पूर्वांचल हिल्स। लिख लिया? नितिन म्यूट करो थोड़ा। सर नितिन, ये म्यूट नहीं करता तो फ्रंट में वो ब्लैक ब्लैक आ जाता है। अच्छा एक सेकंड रुको। अरे भाई नितिन, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अगर बना लिया तो बता देना, ठीक है? लिख लिया? बार बार मुझे फोन कर देता है। हेलो, मेरी आवाज सभी को आ रही है? लिख लिया हो तो आगे बढ़े। भारत के चार राज्य, भारत के चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो लिखना अरुणाचल प्रदेश का जो नंबर 530 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 530 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 318 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 510 किलोमीटर का है मिजोरम का। ठीक है, हेडिंग पॉइंट। और ये जो सारे के सारे आप पर्टिकुलर एरियाज देख रहे हैं, तो मान लीजिए इसके आसपास का देख रहे हैं, तो यहाँ एक चीज और लिख रहे हैं आप कि ये जो है फ्री मूवमेंट ब्रिजिंग अप टू 16 किलोमीटर। क्या है? फ्री मूवमेंट ब्रिजिंग अप टू 16 किलोमीटर। म्यांमार के निवासी भारत की सीमा रेखा में
16 किलोमीटर तक जा सकते हैं और भारत के निवासी म्यांमार में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं। इसे फ्री मूवमेंट रिजिम कहा जाता है। हाल ही में चर्चा की इसको खत्म करने की, इसको खत्म किया जाए या फिर इस पर कोई नई बातचीत स्थापित की जाए। तो म्यांमार को लेकर बात चल रही थी, लेकिन म्यांमार बहुत स्लो एक देश है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसीलिए इसे सिख कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिख। सिख मत लिखते ना, सिख। ठीक है, सिख। ठीक है, सिख कंट्री कहा जाता है। बीमार देश है एक तरह से। ये भारत का बीमार पड़ोसी है, जो आए दिन गृह युद्ध की स्थिति में लगा रहता है, उठता रहता है। हाँ, जो डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब फटाफट इसके नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए। ठीक है, नोट नोट बनाइए। सभी को आवाज आ रही है मेरी? नोट बनाइए। नोट बना के पहला पॉइंट बना के लिखना। नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट एंड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट एंड इंडियाज एक्ट या ईस्ट एक्ट पॉलिसी। तो भारत म्यांमार को लेकर दो नीतियों पे काम कर रहा है। नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट और ईस्ट एक्ट पॉलिसी। दो पॉलिसी को लेकर काम कर रहा है कि पहले पड़ोसियों को देखो और पूर्व की ओर देखो। मतलब पड़ोसी को सबसे पहले देखो आप। ठीक है, तो दोनों के दोनों साथ काम कर रहे हैं इस वाली चीजों को लेकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा, भारत और म्यांमार कई सारे चीजों में एक साथ है। जैसे कि आप देखोगे सार्क, नाम सुना है सार्क का? बिम्स्टेक का नाम सुना होगा आपने, और आपने आसियान का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों संगठनों से दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना कि भारत म्यांमार सार्क, आसियान और बिम्स्टेक के साथ काम करते हैं। इसमें अगला पॉइंट बना के लिखना, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, जो कलकत्ता से म्यांमार के सिपे पोर्ट तक फैला है। जो कलकत्ता से म्यांमार के सिपवे पोर्ट तक फैला है। आवाज आ रही है प्रॉपरली? अमन, हेलो 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 आ रही है सर। हेलो। आवाज आ रही सभी को? यस सर। अरे नलायक को बोल दिया करो, इतनी देर में बोलोगे तो फिर से चलेगा। ठीक है, क्या लिखा आपने? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच में है। भारत में कहां से है ये? पश्चिम बंगाल का जो कैपिटल है कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह से लेकर म्यांमार का जो सिपवे पोर्ट है वहां तक है। इसको ऐसे ध्यान से देख लीजिए आप प्लीज। अगर मान लीजिए इस जगह पर कोलकाता शहर स्थित है, क्या शहर है? कोलकाता। तो ये जो आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट यहां पर आपको मिलेगा, ये है सितवे। क्या है ये? सितवे पोर्ट। तो यहां से लेके यहां तक आपको ये मिलेगा मल्टी मॉडल, यानी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, वो यहां आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मणिपुर से थाईलैंड तक फैला है, या मणिपुर से थाईलैंड के माय सैत, एक शहर का नाम है वहां, ये सोत भी कहते हैं उसको, माय सोत। ठीक है, ये थाईलैंड में है। तो मणिपुर से लेकर थाईलैंड के माय सोत तक फैला है। मिजोरम के दक्षिण में
मिजोरम के दक्षिण में आंसुओं की घाटी स्थित है। इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स, वैली ऑफ टीयर्स इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ मिजोरम। टीयर्स ऑफ वैली या वैली ऑफ टीयर्स, देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अमन, किरण, ध्यान से देखना। क्या है आगे? वेट वेट वेट, वैली ऑफ टीयर्स इज लोकेटेड साउथ ऑफ मिजोरम। इसको ध्यान से देखना, इसे कैसे समझेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि मिजोरम के दक्षिण से एक पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है जिसे अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा के पश्चिमी भाग में ये जो वैली देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जिसे हम अरखान या फिर रखाइन प्रांत कहते हैं, यही है, यही है, ठीक है, वैली ऑफ टीयर्स। क्या है? वैली ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसुओं की घाटी है। कारण यह है कि यहाँ बड़ी तादाद में हिंसा हुई थी और इस हिंसा से लोगों ने शरणार्थी बने थे, बांग्लादेश की तरफ गए थे। और हमने देखा था भाषण चार, ठीक है, बशान चार जो आइलैंड था, वहां पर किस तरह से लोगों ने अपने आप को वहां पर स्थापित किया, रहने लगे, ये पर्टिकुलर चीजें थी। तो ये हिस्सा जो देख रहे हैं अराकान योमा के जो पश्चिम में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैली ऑफ टीयर्स। दो चीजें हैं पूरी दुनिया में जहां से आपको आंसुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वैली ऑफ टीयर्स है, एक है गेटवे ऑफ टीयर्स, आंसुओं का द्वार। कौन सा है? आंसुओं का द्वार, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को याद कर लेना। एक है वैली ऑफ टीयर्स जो अराकान योमा के पास है, ठीक है। कहां पर है? अराकान योमा के पास है, ठीक है, जहां पर अधिकतर रोहिंग्या रहते हैं। और यहाँ रोहिंग्या जहां रहते थे, अभी भी रहते हैं वहां, ठीक है। कुछ रोहिंग्या अभी भी रहते हैं, कुछ रोहिंग्या बांग्लादेश की तरफ चले गए और भारत की तरफ आ गए, ठीक है। तो इसमें एक चीज और याद रखना कि वैली ऑफ टीयर्स में एक महत्वपूर्ण रिवर बहती है, महत्वपूर्ण नदी है, जिसे मायू कहते हैं। क्या कहते हैं? मायू। जैसे ही आप वैली ऑफ टीयर्स लिखेंगे, ठीक है, आंसुओं की घाटी लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे रोहिंग्या का निवास स्थान, रोहिंग्या का निवास स्थान। और ठीक है, मयू रिवर, मयू नदी यहां से बहती है या होकर बहती है। नदी जो है मयू रिवर यहां से फ्लो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए, बात अब समझ में आ गई सभी को? लिख लिया आपने? तो वैली ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ टीयर्स, ठीक है, लिख लिया वैली ऑफ टीयर्स। और एक था गेटवे ऑफ टीयर्स। ये दो क्वेश्चन तो आपको मुझे लगता है याद कर लेने चाहिए, वैली ऑफ टीयर्स और गेटवे ऑफ टीयर्स। गेटवे ऑफ टीयर्स, ठीक है, ये रेड सी में है। कहां पर है ये रेड सी के अंदर है, ठीक है। और जो मैंने बताया अभी, ठीक है, ये वैली ऑफ टीयर्स है। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको, ठीक है, बंगाल की खाड़ी नजर आएगी, मेघना का माउथ नजर आएगा, और थोड़ा और इरावदी के सारे नीचे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मर्तबान भी आपको नजर आ जाएगा। ये छोटा सा एक हिस्सा है जो आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आई होप सो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। इसको मिटा दें? हाँ भाई, मिटा दें इसको। बोलो भाई।
बात समझ में आ रही है सभी को? दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, मैप दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो 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 हेलो। यस सर, दिखाई दे रहा है। बोल दिया करो भाई, ऐसे चुप बैठ जाओगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं दिखा बोलता रहा? हूँ कम से कम ऐसे थोड़ा शोर शोर शराबा यस मचा सर, के रखा करो क्लास में। शोर शराबा मचा रहना चाहिए क्लास में, ठीक है? लगना चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चे नहीं है ये देवी देवता पढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा शोर शराबा बना के रखो क्लास में, सर सन्नाटे ये में पढ़ाई नहीं ऑफलाइन में होती है। होगा। अच्छे ऑफलाइन हो रही है? ये ऑफलाइन नहीं हो रही इसलिए कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन को भी ऑफलाइन बना देंगे, बस परमिशन आ जाए पीछे से, ठीक है? बिल्कुल तो भाई देखो बिल्कुल। दोस्तों, दोस्तों ये है पूरा का पूरा चाइना से लगने वाला मैप, ठीक है? इसमें एक है लद्दाख। केवल लद्दाख क्यों नहीं लगता है याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्री नहीं बना रहा है, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे। पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इस पूरी की पूरी सीमा रेखा को तीन भागों में बांटा गया है। लद्दाख से लगने वाली सीमा रेखा, ठीक है, ये करीब करीब 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, 2200 किलोमीटर से। और जो LAC है वो इन्हीं के लद्दाख में ही है। वो मिडिल सेक्टर में दो स्टेट आते हैं, HP और UK, और ईस्टर्न सेक्टर में आता है सिर्फ मैकमोहन यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान से देखना इसकी शुरुआत कैसे हुई है। भारत आजाद हुआ 15/8/1947, और चाइना कम्युनिस्टों के हाथ में आया 1/10/1949। गेट माय पॉइंट? फिर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 1954 में पंचशील, याद है पंचशील?
कुछ जानते हो उसके बारे में, पंचशील के बारे में? ठीक है, जो हमारा एग्रीमेंट था, ठीक है, इसके साथ वो हमने स्थापित किया। पंचशील का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई देखो, दोनों हम देश हैं, एक दूसरे के राजनीति में दखल अंदाजी नहीं रखेंगे, एक दूसरे के जमीन का हम सम्मान करेंगे, सोवरिटी का सम्मान करेंगे, सार्वभौमिक चीजों का सम्मान करेंगे। आप हमारे, ठीक है, जो राजनीतिक मामले हैं, जो आंतरिक मामले हैं, उस पर हस्तक्षेप नहीं करोगे आप हमारे। दूसरा, एग्रेशन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपने हमारी जमीन कब्जा ली, हमने आपकी कब्जा ली। कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स थे पंचशील के अंदर जिसमें हमने स्थापित किए थे। अब ये 54 है। ध्यान से देखना, जब कम्युनिस्टों के हाथ में चाइना आया तो उस वक्त ये तिब्बत नहीं था, उस वक्त ये तिब्बत नहीं था। तिब्बत, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेट्यू एरिया है। अब चाइना के जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट थे, उन्होंने तिब्बत को भी, ठीक है, एग्रेशन के माध्यम से अपने अंदर मिला लिया। अब मिला लिया तो बहुत सारी चीजें निकलने को यहाँ पर आई। जैसे आप देखेंगे, पूरे के पूरे तिब्बत जब कब्जाने के बाद भारत ने भी 1955 के बाद 1955 के बाद कहा कि यस, आपका पर्टिकुलर एरिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बहुत हल्का कह सकते हैं कि बफर जोन, या हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा जो पर्टिकुलर एक स्ट्रिप होती है जिसे बफर जोन कहते हैं, ऐसे बफर जोन में, ठीक है, ये जो तिब्बत का एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला ऐसे इतना तिब्बत का एरिया अभी भी चाइना के खिलाफ था, अभी भी चाइना के खिलाफ था। बस क्या था, यहाँ का दलाई लामा भागकर हमारे यहाँ आ गया, हमने शरण दे दी। बहुत सारे तिब्बती भारत में आए, हमने शरण दे दी इस पार्टिकुलर एरिया में जो एक बफर जोन पर था। अब इसी चीज पर, ठीक है, एग्रेशन होता है चाइना का, इसी चीज पर एग्रेशन होता है कि ये पार्टिकुलर एरिया भी हमारा है। दुनिया भर की चीजें फिर निकल कर आती हैं सामने। अब ये कहा जाता है कि चाइना के द्वारा क्लेम करा जाता है, अब तक नहीं, देखोगे 1955 के बाद जब हम मंजूरी दे देते हैं तिब्बत की कि यस, दिस इज योर पार्ट, वी डोंट माइंड, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करते चलिए। लेकिन इस छोटे से बफर एरिया से जो तिब्बत, दलाई लामा वगैरह थे, जिन्होंने अपोज किया चाइना को, भागकर वो भारत आ गए, ठीक है, यहीं से कहानी खराब होती हुई चली जाती है। अब चाइना सबसे पहले, ठीक है, इस पार्टिकुलर एरिया पर क्लेम करता है। ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, जनरली हम इसको अक्साई चिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्साई चिन भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसका आगे वाला भी है। अब ध्यान से देखें, वर्तमान जो कंडीशन, इनको ध्यान से देखें, मौजूदा हालत में तो हमें लद्दाख नजर आता है और जिनजियांग प्रोविंस या सिकियांग प्रोविंस नजर आता है चाइना का। वर्तमान में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं या 2 बड़े बड़े प्रांत मौजूद हैं हमारे पास। अब क्या है, चाइना क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली, ठीक है, और कल्चरली, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाषाई रूप से ये चाइना का ही भाग रहा है, ये तिब्बत का ही भाग रहा है। क्योंकि तिब्बत अब चाइना के अंडर में है तो क्लेम कर रहा है वो कि ये हमारा है। कारण यह है कि मंगोलोइड पॉपुलेशन है। लेकिन अतीत में हम देखें तो पता चलता है, मुगलों के समय से भी देखें तो ये हिस्सा भारत का ही रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के समय देखें तो एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन वर्सेस, ठीक है, तिब्बतीन ऑटोनॉमी या तिब्बतीन जो हुकूमत थे उस समय के, तो तब भी ये हिस्सा हमारे पास ही था। इवन 1947 तक भी हिस्सा हमारे पास रहा था ये। लेकिन हिस्टोरिकली अब चाइना क्लेम करता है कि नहीं, ये हमारी चीज है। अब 1962 का वॉर होता है इसी को लेकर। ये वॉर 2 जगह होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, एग्रेशन होता है, यहाँ एग्रेशन होता है। 20-22 दिन के बाद चाइना वापस चला जाता है, ठीक है, इस जगह से, लेकिन इस जगह से वापस नहीं जाता है, ठीक है, वहां पर ये अपना, ठीक है, चीजें का बिल्कुल मजबूती के साथ उसको कवर कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है भारतीय जमीन पर, जो अभी भी इसके ही अंडर में है। अब बहुत सारे पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसमें डेप्सांग है, सोडा प्लेन है और ये अक्साई चीन है, ठीक है, जिसे मैंने अभी देखा, इधर के हिस्से को एलओसी कहा, इनके बीच में जो सीमा रेखा है, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक सी जो हमें समझनी है, ठीक है। और इसी के साथ ये भी हिस्सा कवर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला। अरुणाचल प्रदेश को ध्यान से देखेंगे तो ये तो जग जाहिर है, 1913-14 में तिब्बत जो उस वक्त की सरकार थी और उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत की जो सरकार थी, शिमला में बैठे उन्होंने समझौता किया और इसके आधार पर यह पता चला कि ये सीमा रेखा है। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर करा तो इस वाली सीमा रेखा को मानने से मना कर दिया। अब इनके बीच में फिर से टकरार हो गई, ठीक है। फिर 1962 का वॉर हुआ और तब से लेकर लगातार अग्रेशन हो रहा है। अभी हाल ही के कुछ सालों में अग्रेशन हुआ है गालवान घाटी को लेकर, और यहां पर है डोकलाम। क्या है? डोकलाम। डोकलाम कन्फ्रंटेशन हुआ, ठीक है, गालवान में हुआ। तो ये 2 बेसिक चीजें जो हाल ही में हुए हैं। और अभी पोंगकोंग सो, जो पोंग सो कुछ ऐसी झील है, ठीक है, उसको लेकर भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पेट्रोलिंग करते थे लेकिन अब पेट्रोलिंग नहीं करते। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया बन चुका है। दूसरा, आप ध्यान से देखिए,
कि ये वाला जो पार्टिकुलर एरिया मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, इसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत के कब्जे में है, ये भारत का हिस्सा है, तो भारत के अंडर में है। ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को 50 सालों के लिए लीज पर दे दिया है। अगर हमें ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपने कराकोरम रेंज का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, कराकोरम रेंज का नाम सुना होगा, तो कराकोरम रेंज लद्दाख की उत्तरी सीमा बनाती है, लद्दाख की उत्तरी सीमा बनाती है। और इसको ध्यान से देखें तो पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। सियाचिन है, बाल्टोरो रेंज है, बैफो है, हिस्पर है, बफेलो है, सियाचिन ग्लेशियर है, K2 है, K2-1 है, K2-3 है, ठीक है, जिनको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण चोटियां यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और बहुत सारे पासेस भी हैं, ठीक है, कराकोरम पास है, खारदुंगला पास है, और ये महत्वपूर्ण पास है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। क्या कहते हैं? गिलगित बाल्टिस्तान। क्या है दोस्तों? ये गिलगित बाल्टिस्तान है। इस पर भी, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में है, याद रखना, आपको ये भी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा एरिया लद्दाख में है और कौन सा एरिया जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आप देखेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान जो है, ये पाकिस्तान ने इसको कब्जाया हुआ है सिंस 1948। और इस पार्टिकुलर एरिया पर भी चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला, इस पर वो क्लेम करता है, ठीक है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज्यादा हॉट स्पॉट बन जाता है, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जियोपॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और ठीक है, इससे मध्य एशिया में नजर रखी जा सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना के कंट्रोल में है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये बड़ी शानदार, बहुत अच्छी न्यूज है ये वाली। और बाकी आप जानते ही इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब लिखना स्टार्ट करना, पहला पॉइंट बना लो। लिख लिया? पॉइंट बना लिया? भारत के चार राज्य, भारत के चार राज्य चीन से सीमा रेखा बनाते हैं। नाम लिख लेना सारे के सारे: हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आगे लिख लेना 1140 किलोमीटर, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश बनाता है। और करीब करीब 350 किलोमीटर के आसपास उत्तराखंड भी बनाता है, ठीक है। और फिर सिक्किम आता है, फिर हिमाचल प्रदेश आता है। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देख लिया? इसके नीचे बना के लिखना, चाइना उत्तर पूर्वी लद्दाख के अक्साई चिन्ह पर दावा करता है। चाइना लद्दाख के उत्तर पूर्वी अक्साई चिन्ह पर दावा करता है। चाइना क्लेम्स ऑन द अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लद्दाख। इसी में हिंदी वाले कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा चाइना हुंजा गिलगित को भी चाइना का भाग मानता है। वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने हुंजा गिलगित चाइना को दे दिया था। अब इंग्लिश में लिख देते हैं। चाइना ऑल्सो क्लेम्स ऑन द पार्ट ऑफ हुंजा गिलगित and Pakistan ceded, SEDED, ceded to China in 1963. अब हिंदी में लिखेंगे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के द्वारा 1993 और 96 में, भारत के 9वें प्रधानमंत्री के द्वारा 1993 और 96 में
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हस्ताक्षर किए गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हस्ताक्षर किए गए। इंग्लिश में लिखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल was signed by was signed by the ninth Prime Minister of India, the ninth Prime Minister of India in 1993 and 1996. 1996 इंग्लिश में लिखेंगे, करंटली इंडो चाइना बॉर्डर, currently Indo China border is the product of Manchu policy, MANCHU, Manchu policy, comma, Chinese policy and British policy. हिंदी में लिखेंगे, वर्तमान में चीनी सीमा रेखा, वर्तमान में चीनी सीमा रेखा, मांचू, कोमा, चीनी और ब्रिटिश नीतियों का परिणाम है। परिणाम है। चाइना के द्वारा, चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। क्या लिखा आपने? चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। लिख लिया सभी ने? दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। एक को लिख लेना, जॉनसन एंड मैकडोनल्ड boundaries, boundaries, Johnson and McDonnell boundaries are related to the India-China boundaries. जॉनसन और मैकडोनल्ड सीमा रेखा भारत चीन सीमा रेखा से संबंधित है। भारत चीन सीमा रेखा से संबंधित है। तो थोड़ा और बता दूं, जो मिडिल सेक्टर है ये पीसफुली है, ठीक है, और ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं हाईली टर्बाइल है, मतलब हाईली टर्मोइल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, टेंशन क्रिएट रहती है। और उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला क्रिएट, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन यहाँ रहती है, ठीक है। तो ये दो हिस्से हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर, अक्सर जहां पर, ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच तनाव पैदा हो जाता है। मध्य सेक्टर जो है यहाँ पर ऐसा तनाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी सारी चीजें ये हैं, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं अधिक जानकारी के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के तौर पे वहां मैंने दिया गया है, ठीक है। अगली हेडिंग बना लीजिए, पाकिस्तान। इसे मिटा दें? भाई इरेज कर दें इसको? यस सर। चलिए अगली हेडिंग है पाकिस्तान की।
लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब ये जो सीमा रेखा देख रहे हैं आप, ये वाली सीमा रेखा पूरी कहा जाता है ये 33-23 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर है? 33-23। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हाईली थिक फॉरेस्ट एंड, ठीक है, माउंटेन पीक्स से घिरी हुई है। तो यहां पर आवन जावन संभव नहीं है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा जम्मू का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि वर्किंग बाउंड्रीज है। ठीक है, वर्किंग बाउंड्रीज है। अब ये जो 33-23 है, यहीं से क्वेश्चन में बनाने और देखने की यहां से किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, इस पूरी की पूरी बाउंड्री को कहते हैं डी फैक्टो। क्या कहते हैं? डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है, ठीक है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय रूप पर ये बाउंड्री है, लेकिन इसको मानते दोनों देशों में कोई नहीं है। ठीक है, दोनों देश, अक्सर आपने सुना होगा, नहीं भाई हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, आज नहीं तो कल इसे अपने देश में मिला लेंगे, ठीक है, ये हमें मिला लेंगे। कुछ इस तरह से कहानी आपने सुनी होगी, सुनी है नहीं सुनी? यस सर। तो उसे कहते हैं डी फैक्टो, कि भाई अंतरराष्ट्रीय रूप से तो एक्सेप्टेड है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब है, ठीक है, मतलब तुम मान नहीं रहे, और जो नहीं है उसको मान रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी पर हमारी सारी स्टोरी चलेगी और इसी पर हम देखेंगे ये क्या है एक्चुअल में। अगर इस वाली कहानी को या इस वाली सीमा रेखा को देखा जाए तो 1947, ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस समय तक भी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। 17 अगस्त 1947 को सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, और इस सीमा रेखा का निर्धारण के लिए इसका नाम दिया गया रेड क्लिफ। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ नाम दिया गया। ठीक है, तो ये सीमा रेखा का वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। एक पॉइंट बना के लिख लेना। और इसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान है उस समय के जो वाइस राय रहे थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंट बैटन। उस समय के जो वाइस राय थे, उनके दिशा निर्देश पे या उनकी अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्चुअल में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कमीशन डिक्लेयर किया था। ठीक है, ये रेड क्लिफ दो कमीशन था, एक तो वेस्टर्न पाकिस्तान के लिए और ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए। ये दो जगह बाउंड्री को डिमार्केट करना था, दो जगह की बाउंड्री को इनका निर्धारण करना था। क्योंकि आप देखेंगे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, ठीक है, 17 अगस्त को इनका निर्धारण हुआ, तो 2 दिन किस तरह से निकले, ठीक है, किस तरह से डिमार्केशन होने में प्रॉब्लम हुई, वो इतिहास का विषय है। जब कभी आप जो मीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, वहां चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। अब पहला पॉइंट बना के लिख लीजिए इसके अंदर, पहला पॉइंट बनाइए इसमें। भारत के तीन राज्य, भारत के तीन राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में लिख लेंगे 1170 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसमें एक यूटी भी है, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं उसे, ठीक है, वो भी सीमा रेखा बनाती है, वो भी एक सीमा रेखा बना रही है।
वो भी एक सीमा रेखा बनाती है। लिख लिया? वो भी एक सीमा रेखा बनाती है। ठीक, चलिए एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें। अगर ये आप जब भी पॉइंट बनाएंगे, ये वाला एग्जैक्टली इसको बनाएंगे तो बड़े मतलब थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा साफ सुथरा बनाइए आप इसे, थोड़ा और क्लियरली नजर आना चाहिए। उसमें तीन चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा है जो एरिया 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दिया और यहाँ से कराकोरम हाईवे गुजरता है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं कि पासेस, ठीक है, जो कराकोरम हाईवे है, यहाँ से पास ऑन होता है। ये सारा पीओके है और ये कुल जम्मू एंड कश्मीर का, ये मान लीजिए ये वाला हिस्सा करीब करीब 30% है। और जो चाइना की तरफ से ऑक्यूपाइड है वो करीब करीब हम देखेंगे कि वो करीब करीब 10% है। भारत के पास वर्तमान में मतलब जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का केवल 60% हिस्सा ही मौजूद है। कितना परसेंट हिस्सा मौजूद है? केवल 60% हिस्सा ही मौजूद है। चलिए अगली हेडिंग बना लीजिए, नेपाल। नेपाल की हेडिंग बना लीजिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये पॉइंट ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये एक तरह से आप देखेंगे ये वाला हिस्सा लिपुलेख काला पानी वैली, ठीक है। कि लिपुलेख काला पानी वैली, इसको ध्यान से देखना। ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से ये ट्री पॉइंट भी बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्री पॉइंट। चाइना, नेपाल, इंडिया, तीनों देशों की सीमा रेखाएं यहां पर आके मिलती हैं। तीनों देशों की सीमाएं रेखाएं यहां पे मिलती हैं। ये चीज देखना इधर वाला, ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा पीक। क्या है? कंचनजंगा पीक। आप ये मान लीजिए ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। क्या है? थर्ड हाईएस्ट पीक है। वो सिक्किम और नेपाल में आपको दिखाई देगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नेपाल का, जो सीमा रेखा बना रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा हिस्सा एक तरह से तराई रीजन है। कौन सा रीजन है दोस्तों? तराई रीजन है। तराई रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? फ्लोरा एंड फोना के लिए, ठीक है। यानी कि पौधों और जीव जंतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे लखीमपुरी, पीलीभीत, जैसे आपने नाम सुनोगे बहुत सारे। लखीमपुरी खीरी का नाम सुना है? लखीमपुरी और ठीक है लखीमपुर खीरी, ठीक है। पीलीभीत का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ और नाम सुना होगा, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, नाम सुना दुधवा नेशनल पार्क। तो ये आप देखेंगे ये नियर बाय यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ है। और वहां जो है महावीर नेशनल पार्क, जो एक ही नेशनल पार्क है पूरे बिहार में मुझे लगता है, ठीक है, वो वेस्टर्न चंपारण बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा नेपाल है, ठीक है, हमारा तो नहीं है खैर, ठीक है, जो नेपाल है और नेपाल के जो राज्य हमारे लगे हुए हैं नेपाल के बॉर्डर के साथ, वो किस प्रकार की आकृति के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या वो ग्रेट हिमालय है, या वो मिडल हिमालय है, या वो शिवालिक हिमालय है, या फिर वो भाबर है, या फिर तराई है। तो आपको याद रखना है कि इन पांचों में से जो तराई वाला एरिया है वो बिल्कुल नेपाल की सीमा रेखा बनाता है भारतीय राज्यों के साथ। और ये जो तराई है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दलदली भूमि मिलेगी, नदियां आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, जीव जंतु मिलेंगे और घने जंगल भी हो सकता है देखने को मिले, जो कि आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत आदर्श जगह उपलब्ध करवाता है। इसी में दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, और दूसरा बिहार का महावीर नेशनल पार्क वो भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और पिछले साल जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, कंवर वाला जो झील था, ऑक्सबो लेक था, जो गंडक नदी के सारे सारे जाता है, वो भी यहीं से होकर गुजरती है नदी।
तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अक्सर मैं इसको बताता हूँ कि ये एरिया हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, नेपाल और भारत के बीच में ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं जिसमें लिपू लेक है और काला पानी है, यही डिस्प्यूटेड एरियाज है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी पूरा का पूरा एरिया जो है वो पीसफुली है। पूरा का पूरा एरिया क्या है, पीसफुली है। दूसरा जो डिस्प्यूटेड है, जो मेजरली ज्यादा बड़ा डिस्प्यूटेड नहीं है, वो है कंचनजंगा। जैसे हम कहते हैं कि कंचनजंगा हमारा सबसे सर्वोच्च पीक है, सर्वोच्च चोटी है, लेकिन इसमें जो टोटल है वो 5 पीक्स हैं, 5 चोटियां हैं। इसमें से एक या दो चोटी नेपाल की साइड भी स्थित है, तो इसलिए नेपाल क्लेम करता है ये हमारी तरफ है, तो हमारी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि K2 जो अब नहीं है, कंचनजंगा। अब हमारे पास बनता है नंदा देवी। क्या बसता है, नंदा देवी बसता है। तो नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच इज एंटायरली सिचुएटेड इन इंडिया, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, इस तरह से आपको याद रखना है, इसको फटाफट बना लीजिए आप। बना दिया? हाँ। अभी नहीं सर, बना रहा हूँ। मैं इसके कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। तो कुर्सी की तो पावर ही अलग है। बना दिया? यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी आपकी भूटान। इसमें मिला दें? ठीक है, अब मिला देते हैं। अभी जो लिपुलेक काला पानी है ना, ये यार बड़ा पुराना एक किस्सा है, 1816 वाला, कि जब ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल का उस वक्त जो राजा रहा उसके बीच में श्रीगोल में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था कि ये हमारी सीमा रेखा है, इसलिए हमारी सीमा रेखा ना, तो आप यहाँ से एंटर करेंगे ना हम। तो यहाँ एक रिवर फ्लो होती है, काली रिवर। बट वो कभी भी रिवर वो ऐसी कुछ हो जाती है, कभी सीधी बहती है, कभी इस तरह से आ जाती है, कभी इस तरह से आ जाती है। तो इसी को लेकर इशू होता है कि इसको पर्टिकुलर स्ट्रीम का कोई रूट नहीं है, वो कभी भी रास्ता बदल लेती है। तो जब रास्ता बदल लेती है तो यहाँ तक चाइना, आई मीन क्लेम करता है नेपाल, जब यहाँ तक चले जाते तो हम क्लेम कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब पीसफुली यहाँ पर काम चल रहा है। अगली हेडिंग बना लीजिए भूटान, और भूटान का भी कुछ ऐसा मैप बना लेना आप। भूटान एक वर्ड, पीसफुली। नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट नहीं यहाँ पर। ठीक है, पहले फिर भी एक नंबर सिक्किम के आगे लिख लेना 32 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के आगे लिख लेना 180 किलोमीटर। 32, 180। असम के आगे 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश के आगे लगभग लगभग 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर इतना है बस। ठीक है, यहाँ एंड हो जाता है।
अफगानिस्तान पे आ जाइए। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा सा नोट बना लो, इसके नीचे नोट बना के लिख सकते हैं आप। अफगानिस्तान लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का आगे लिख लेना 106 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, जो सारी चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मिटा दो इसको। अगली हेडिंग बना लीजिए, तटीय सीमाएं, कोस्टल बाउंड्रीज। तटीय सीमाएं, कोस्टल बाउंड्रीज। कोस्टल बाउंड्री। 6 बज गए सर। 6 बज गए? अरे रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी टाइम कैसे भाग जाता है। देखते हैं, इसे फटाफट बनाने की कोशिश करो। इसे बनाने की कोशिश करो फटाफट, जल्दी से ड्रॉ कर लो फटाफट। ठीक है, उनको हम कह देते हैं करीब करीब जो रेस्ट ऑफ दी है, ठीक है, करीब करीब 1400 किलोमीटर से ज्यादा का वो ये इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत का टोटल जो बनता है वो इतना किलोमीटर बनता है, 7516 किलोमीटर। ये हमारी तटीय सीमा रेखा है, ठीक है। तटीय सीमा रेखा है, और इस हिसाब से भारत के जितने भी राज्य हैं सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। अब इसमें हम कई सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, कई सारी चीजें, तो वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। इसे इसे ही कंटिन्यू करेंगे और इसे क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो यूएन क्लोज है, ठीक है, जो यूएन क्लोज है, उस यूएन क्लोज का रोल क्या है, ठीक है। हमारे एग्जाम में यूएन क्लोज से क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, समुद्र से जुड़े हुए जो कानून है, यूएन की जो बॉडी है वो हमारे बारे में क्या कहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे क्लास में, ठीक है, यानी कल की क्लास। तब तक के ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और